यही भिजवाएंगे। कौन है ये बढ़िया लगाया है हमारे यहाँ पे डायरेक्टर कहाँ से? क्या पेपर देने होंगे अभी अपने 7 से 10 बजे चलती है, 12 तक चलती है। ठीक है, खाना खाओ 2 बजे से लेके जो यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं आप पहले तो उसको पढ़ो। एक बार पूरा दिमाग के अंदर सेट कर, एक बार में कोई चीज याद नहीं होती। देखो किसी ना मेरे को होगी ना आपको, किसी को भी नहीं होगी। एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ो, एक बार तो ऐसे पढ़ के जैसे एक बार पढ़ लिया, सीधा सिस्टम होता है। जैसे एक बार पढ़ते हैं ना, एक बार पढ़ो, दोबारा फिर अपने उसको रिवाइज करो अपने दिमाग में, अपने को कितना याद है। अपने रूममेट सभी के 2-2 रहते हैं, 2-2 रूममेट रहते हैं। सर यहाँ पूरा समझाते हैं, सबने समझाते हैं यहाँ पूरा सिस्टम। अपन जाके बैठ पढ़ देते हैं अपने रूम पे, बैठ पढ़ते ही तू भाई बोल तेरे को कितना याद है, सबने बताया है। कुछ नहीं करना, सबने क्या बताया वो बोल मेरे को। उसने बोल दिया, एक बार आपके दिमाग में गया सारा सारा, अब मैं बोलूंगा मेरे को कितना याद है, अब तू सुन इसको। 2 बार गया, खाना खाया, बाद में देखा अपना कि तुमने कहाँ गलती की है। इतना थोड़ी करना बस ज्यादा पहले फोन उठाते ये देखते मैसेज किसके ये कंडीशन रखो। 2 बार कर लिया, देखो कहाँ याद करना है। सभी कॉलेजों के अंदर होने लग गया अभी फोटो खिंचवाना है तुम्हारे संग, क्या करूं रोक तो देगा ना सुबह नीचे जाके आते रहते हैं, रोकते हैं। चलो वापस आ जाओ, एक्सटेंशन में घुस जाओ। देखो यहाँ पर मेरे सामने देखने से बेटर है ना, मेरे को ज्यादा खुशी तब मिलेगी जब डिपार्टमेंट की किसी मीटिंग के अंदर आप मेरे को मिलो, है ना, तब ज्यादा खुशी मिलती है मेरे को। मिलोगे ना? पक्का है क्या? ठीक है सर। क्या कर रहे थे बताओ? क्या हो गया था? डिबेट हो गई थी क्या? ठीक है। लास्ट टाइम पे कॉन्टेक्ट मेथड की बात कर रहे थे। कॉन्टेक्ट मेथड के अंदर इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड, ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड और मास कॉन्टेक्ट मेथड्स लिखे थे अपन ने। इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड के अंदर फार्म विजिट और होम विजिट लिखा था। इसके अलावा पर्सनल कॉल, टेलीफोन कॉल, पर्सनल लेटर ये लिखे थे अपन ने। फिर ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड के अंदर सबसे पहले लिखा था अपन ने, क्या लिखा था? फील्ड विजिट। फील्ड विजिट के बाद में मीटिंग, मीटिंग के बाद में डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है। मीटिंग के अंदर लिखा था कि किसी योजना की जानकारी देने के लिए कि निश्चित समय, दिनांक और स्थान के ऊपर सभा का आयोजन किया जाता है। उसके बाद में लिखा डेमोन्स्ट्रेशन। 3 प्रकार का, विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन और संयुक्त प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन के अंदर लिखा था किसी विधि, क्रिया अथवा कार्य प्रणाली को हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं और उसके बाद में पुष्पालक से करने के लिए कहते हैं। किसके सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखना के सिद्धांत पर। और शिक्षण की सबसे पुरानी और सरल विधि भी कौन सी है? विधि प्रदर्शन। परिणाम प्रदर्शन के अंदर लिखा था अपने रूढ़िवादी विधि और पुरानी विधि का तुलना करते हैं हम नई और उन्नत विधि के साथ में, और फिर उसके बाद में रिजल्ट देखते हैं अपन कौन सा प्रदर्शन कहलाएगा? परिणाम प्रदर्शन। फिर लिखा था अपने कि विधि और परिणाम दोनों का समावेश होगा लेकिन तुलना किसी से भी नहीं करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? संयुक्त प्रदर्शन कहेंगे। उसके बाद में लिखा अपन ने ग्रुप डिस्कशन, यानी कि सामूहिक रूप से किसी एक विषय के ऊपर चर्चा करनी है और अंत के अंदर कोई ना कोई निर्णय लेना है। और निर्णय आप ले चुके थे कि बीपी सर से नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है ना? लिखो डिबेट। नेक्स्ट लिखोगे डिबेट। डिबेट या वाद विवाद। डिबेट या वाद विवाद। लाइव वालों के लिए ये कौन है सर? ये है संदीप सिंह परमार। 2000 भर्ती के अंदर पहले से लगे हुए हैं। नेतागिरी वाला आदमी था, इसलिए भर्ती के लिए बहुत भाग दौड़ करी इसने, ये तो मानना पड़ेगा भाई, है? देखो मेरी बात सुनो ना, अपन बोलते हैं फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। फर्स्ट रैंक वालों को भी सैलरी उतनी मिलती है जितनी लास्ट रैंक वालों को मिलती है ना, और नौकरी नौकरी होती है। इस चीज को याद रख लेना। आपको रैंक से क्या मतलब? आपको एक सीट चाहिए बस, एक ही चाहिए ना। अब पोस्ट चाहे 2000 की आएगी तो भी एक ही चाहिए, 50 आती है तो भी आपको तो एक ही चाहिए। अब बात इतनी से उस एक को लेके कैसे आते हो आप, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये देखा है हमेशा, 2 चीजें याद रखना। एक तो अपने टीचर के ऊपर विश्वास रखना,
जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, कह दिया तो कह दिया बस, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा बाहर से आते हैं, तो वो आपने नहीं पढ़ी तो इसका मतलब है कि किसी ने नहीं पढ़ी, तो उसके अंदर तो कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन किसके अंदर है कि जो हमने पढ़ा है उसमें से कितना हमारे को आता है। अभी जैसे 3 महीने हो गए आपको, जितना कोर्स पूरा हुआ है उसके अंदर से कभी देखना है एक बार कि टेस्ट के अंदर रैंक लाना बड़ी बात नहीं है, वो रैंक तब लाओगे जब आपके पूरे सब्जेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेजर टेस्ट चल रहे हैं अपने, है ना। तो वो तो तब देखेंगे, रैंक की बातें तो तब करें जब आपको सारा सब कुछ पढ़ा दिया हो। अभी किस चीज की कोशिश करें कि जितना हमने पढ़ा है अगर उसके अंदर से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 के 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, और जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो 10% से ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। कि 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 5 क्वेश्चन का मार्जिन है आपके पास में, कि 5 क्वेश्चन ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए। लेकिन 50 तो अटेम्प्ट करते हैं, 30 गलत करके आते हैं, होता है ना ऐसा। उसको कम करो। अभी ये टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि धीरे धीरे आपको पता लगे कि ओएमआर को गोला काला कैसे करना है। और ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर गलती से भी ओएमआर के अंदर गोला गलत भर के आ गए, इसको भगवान भी माफ नहीं करेगा आपको, ध्यान रख लेना। वहां पर उबलते तेल की कढ़ाई में उल्टा डुबोएंगे आपको कि ओएमआर के अंदर जब आता था तो गोला काला गलत क्यों करके आया, उसकी सफाई नहीं है अपने पास में। आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो बहुत दुख होता है, ध्यान रखना। और एक एक क्वेश्चन से ही सिलेक्शन होगा, एक एक पढ़ेंगे अपन। एनाटॉमी का 8 क्वेश्चन पढ़ेंगे तब जाके 8 क्वेश्चन होंगे अपने वहां पर, याद करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब ये कहें, चाहे मैं कहूं चाहे कोई और यहाँ पर आके कहे कि नहीं 12 घंटे पढ़ा करो, 16 घंटे पढ़ा करो, उससे सिलेक्शन हो जाएगा, फालतू बातें। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कोई 1 घंटे बैठ लेता है, कोई 4 घंटे बैठ लेता है। जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उस हिसाब से बैठो और उस हिसाब से ही तैयारी करो। आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हो, क्लियर है ना। अगर आज के टाइम से भी अगर 4 घंटे, मैं तो मानता हूँ 4 घंटे, 3 घंटे यहाँ पर आ रहे हो, 3 घंटे अगर और जाके पढ़ लोगे काम चल जाएगा हमारा। लेकिन वो रेगुलरिटी के अंदर होना चाहिए। जोश यहाँ पर आ रहा है 3 दिन जोश, और उसके बाद में तो फिर इंस्टा चल रहा है अपना, एक हाथ के अंदर नोट्स चल रहे हैं, तो फिर नहीं होता। फिर ऐसे रेगुलरिटी जरूरी है, रिवीजन जरूरी है, दोनों चीजें। आप जिस दिन ये डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। लिखो, पहले हेडिंग डालिए, विविध लिखो। दो बड़े समूह को 2 समूहों में विभाजित किया जाता है। एक बड़े समूह को 2 समूहों में विभाजित किया जाता है। एक बड़े समूह को 2 समूहों में विभाजित किया जाता है। 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 नेक्स्ट लिखो। एक समूह विषय के पक्ष में, एक समूह विषय के पक्ष में, एक समूह विषय के पक्ष में, तथा दूसरा समूह विषय के विपक्ष में। एक समूह विषय के पक्ष में तथा दूसरा समूह विषय के विपक्ष में बोलता है। समूह कितने होंगे? 2। एक तो बोलेगा पक्ष में और दूसरा बोलेगा विपक्ष में। इसी को हम क्या बोलेंगे? डिबेट। डिबेट के बाद में क्या लिखा था? सिंपोसियम, विचार गोष्ठी। नेक्स्ट लिखो सिंपोसियम या विचार गोष्ठी। नेक्स्ट लिखो सिंपोसियम या विचार गोष्ठी। सिंपोसियम या विचार गोष्ठी। सिंपोसियम या विचार गोष्ठी। ठीक है। सिंपोसियम या विचार गोष्ठी के अंदर एक ही विषय कितने रहेंगे? एक। उसके ऊपर व्याख्यान की श्रृंखला रहेगी, यानी अलग अलग लोग व्याख्यान आगे देंगे, और व्याख्यान देने वाले अधिकारी कितने होंगे? 2 से लेकर 5 तक। कितने तक? 2 से लेकर 5 तक। विषय कितना रहेगा? एक ही विषय के ऊपर अलग अलग व्याख्यान देंगे, 2 से लेकर 5 तक व्याख्यान देने वाले अधिकारी होंगे। लिखो इसके अंदर, एक ही विषय पर व्याख्यान की श्रृंखला होती है। एक ही विषय पर व्याख्यान की श्रृंखला होती है। एक ही विषय पर व्याख्यान की श्रृंखला होती है। एक ही विषय पर व्याख्यान की श्रृंखला होती है, जिसमें 2 से लेकर 5 तक, जिसमें 2 से 5 तक, जिसमें 2 से 5 तक व्याख्यान देने वाले अधिकारी होते हैं। जिसमें 2 से 5 तक व्याख्यान देने वाले अधिकारी
होते हैं। एक ही विषय पर व्याख्यान की श्रृंखला होती है जिसमें 2 से 5 तक व्याख्यान देने वाले अधिकारी होते हैं। 2 से 5 तक व्याख्यान देने वाले अधिकारी होते हैं जो एक ही विषय पर अलग अलग व्याख्यान देते हैं। जो एक ही विषय पर अलग अलग व्याख्यान देते हैं। जो एक ही विषय पर अलग अलग व्याख्यान देते हैं। एक ही विषय पर अलग अलग व्याख्यान देंगे। ठीक है, तो एक ही विषय पर व्याख्यान की श्रृंखला होगी जिसमें 2 से लेकर 5 तक व्याख्यान देने वाले अधिकारी होंगे और एक ही विषय के ऊपर ये अलग अलग बोलेंगे। जैसे उन्नत पशुपालन के बारे में विचार गोष्ठी हो गई, तो उन्नत पशुपालन के बारे में हम अलग अलग लोगों को बुलाएंगे और वो आपको सिर्फ उन्नत पशुपालन के बारे में बताएंगे कि ब्रीड इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सब के बारे में। क्या कहलाएगा? सिंपोजियम, विचार गोष्ठी या सिंपोजियम। इसके बाद में क्या लिखा था? पैनल। पैनल के लिए क्या लिखा था? अर्धचंद्राकार स्थिति होगी, एक अध्यक्ष होगा और 4 से लेकर 6 तक क्या होंगे? इसके चयनित सदस्य होंगे। लिखो पैनल। पैनल पैनल लिखो। इसमें एक अध्यक्ष होता है, इसमें एक अध्यक्ष होता है तथा 4 से 6 चयनित सदस्य। इसमें एक अध्यक्ष होता है तथा 4 से 6 चयनित सदस्य। इसमें एक अध्यक्ष होता है तथा 4 से 6 चयनित सदस्य होते हैं। 4 से 6 चयनित सदस्य होते हैं। 4 से 6 चयनित सदस्य होते हैं जो अर्धचंद्राकार स्थिति में बैठकर 4 से 6 चयनित सदस्य होते हैं जो अर्धचंद्राकार स्थिति में बैठकर जो अर्धचंद्राकार स्थिति में बैठकर जो अर्धचंद्राकार स्थिति में बैठकर समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श करते हैं। समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श करते हैं। समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श करते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है तथा 4 से 6 चयनित सदस्य होते हैं जो अर्धचंद्राकार स्थिति में बैठकर समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, पैनल के बाद में क्या लिखा था? फोरम। लिखो फोरम। फोरम। फोरम का नंबर कब आएगा? जब ये सब कुछ हो चुके होंगे, यानी कि लेक्चर हो चुका होगा, सिंपोजियम हो चुका होगा, पैनल हो चुका होगा, उसके बाद में इसका नंबर आएगा। और खास बात क्या रहेगी कि समस्याओं के समाधान के लिए आपकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या कहलाएगी? फोरम। लिखो व्याख्यान विचार गोष्ठी पैनल। व्याख्यान विचार गोष्ठी पैनल। व्याख्यान विचार गोष्ठी पैनल इत्यादि के बाद चर्चा का समय है। व्याख्यान विचार गोष्ठी पैनल इत्यादि के बाद चर्चा का समय है। इत्यादि के बाद चर्चा का समय है। व्याख्यान विचार गोष्ठी पैनल इत्यादि के बाद चर्चा का समय है जिसमें श्रोताओं के साथ मिलकर, श्रोता से मतलब है आप जो सुनने वाले हैं, श्रोताओं के साथ मिलकर समस्या का हल निकाला जाता है। जिसमें श्रोताओं के साथ मिलकर समस्या का हल निकाला जाता है। श्रोताओं के साथ मिलकर समस्या का हल निकाला जाता है। तो जहां पर किसी समस्या के समाधान के लिए आपकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी उसको क्या बोलेंगे? फोरम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोरम। फोरम के बाद लिखा था अपन ने बज ग्रुप। बज ग्रुप।
बज ग्रुप। डिबेट के अंदर तो एक समूह को कितने समूह में विभाजित किया था? 2। यहां पर एक बड़े समूह को छोटे छोटे समूह में विभाजित किया जाएगा और उनको अलग अलग विषय पर विचार विमर्श करने के लिए कहा जाएगा। बज ग्रुप को हम बडल प्रणाली या फिर एक और नाम देते हैं फिलिप्स 66 भी कहते हैं, ये नाम भी दिए जाते हैं। ठीक है, लिखो इसके अंदर। इसमें एक बड़े समूह को इसमें एक बड़े समूह को छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है। इसमें एक बड़े समूह को छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है। छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है। छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक समूह को छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक समूह को एक निश्चित विषय पर विचार विमर्श करने के लिए कहते हैं तथा प्रत्येक समूह को एक निश्चित विषय पर विचार विमर्श करने के लिए कहा जाता है तथा प्रत्येक समूह को एक निश्चित विषय पर विचार विमर्श करने के लिए कहा जाता है। निश्चित विषय पर विचार विमर्श करने के लिए कहा जाता है। जितने ग्रुप होंगे उतने ही विषय होंगे और उनको आपस में ही विचार विमर्श करना होगा। ठीक है, इसे बडल प्रणाली या फिलिप्स 66 भी कहते हैं। इसे बडल प्रणाली, इसे बडल BUDDLE बडल प्रणाली, ये लिखा हुआ बडल प्रणाली या फिलिप्स 66, इसे बडल प्रणाली या फिलिप्स 66 भी कहा जाता है। इसे बडल प्रणाली या फिलिप्स 66 भी कहा जाता है। ठीक है, इसको बज नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब वो छोटे छोटे समूह इस विषय पर विचार विमर्श करते हैं तो मधुमक्खी के बिनबिनाने जैसी आवाज आती है जिसको बोलते हैं बजिंग साउंड। क्या बोलते हैं? बजिंग साउंड। तो उस बजिंग साउंड की वजह से ही इसको नाम क्या दिया गया है? बज ग्रुप। क्लियर है? ठीक है, बज ग्रुप के बाद में लिखा अपन ने वर्कशॉप। लिखो वर्कशॉप, कार्यशाला। वर्कशॉप या कार्यशाला, वर्कशॉप या कार्यशाला, वर्कशॉप या कार्यशाला। लिख लिया? एक दिन से लेकर कई दिनों तक चलने वाली बैठक होगी। एक दिन की भी हो सकती है, बहुत सारे दिनों की भी हो सकती है। और जहां पर किसी समस्या के समाधान के लिए प्रतिभागियों यानी कि जो इसने ज्वाइन करने आए हैं वर्कशॉप को, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी किसी समस्या के समाधान करने के लिए। ठीक है, अपन ने फोरम के अंदर लिखा, फोरम पूरे दिन भी नहीं चलती, उनका एक फिक्स टाइम होता है कि आधा 1 घंटा डिस्कशन किया। यहां पर पूरे दिन, एक दिन भी हो सकता है और 5 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है ना? यहां पर भी आपकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी समस्या का समाधान करने के लिए। लिखो इसके अंदर, एक दिन से लेकर कई दिनों तक चलने वाली बैठक होती है। एक दिन से लेकर कई दिनों तक चलने वाली बैठक होती है। एक दिन से लेकर कई दिनों तक चलने वाली बैठक होती है। एक दिन से लेकर कई दिनों तक चलने वाली बैठक होती है जिसमें समस्या के समाधान के लिए प्रतिभागियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। जिसमें समस्या के समाधान के लिए प्रतिभागियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। समस्या के समाधान के लिए प्रतिभागियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। सर एक्सटेंशन का सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 10 दिन में, है ना? मतलब
इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या क्या कह रहे हो सर? हाँ तो मतलब क्यों पूछते हैं, तुम्हारे को भी तो लगता होगा ना क्यों पूछा जाता है ऐसा सवाल। अच्छा, इनको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना होगा। लिखो जल्दी जल्दी लिखो, फिर फटाफट कंप्लीट करें। नेक्स्ट लिखो कॉन्फ्रेंस सम्मेलन। नेक्स्ट लिखो कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन। कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन। कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन। लिख लिया? लिखो इसके अंदर संबंधित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों की बैठक बुलाई जाती है। संबंधित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों की बैठक बुलाई जाती है, यानी किसी विशेष फील्ड से रिलेटेड होंगे ना, सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाएगा, बाकियों को नहीं बुलाएंगे। संबंधित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों की बैठक बुलाई जाती है। संबंधित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों की बैठक बुलाई जाती है। संबंधित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें 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 विषय के ऊपर जिसमें विषय के ऊपर चर्चा की जाती है, जिसमें विषय के ऊपर चर्चा की जाती है, जिसमें विषय के ऊपर चर्चा की जाती है तथा अंत में सुझाव लिए जाते हैं, तथा अंत में सुझाव लिए जाते हैं, तथा अंत में सुझाव लिए जाते हैं। विषय के ऊपर चर्चा की जाती है तथा अंत में सुझाव, है ना। आपसे सुझाव मांगे जाएंगे, भाई क्या कर सकते हैं इसके लिए, ये बताओ। मानना नहीं मानना हमारे ऊपर है, ठीक है ना। जैसे अलग अलग कोचिंगों के 10-10 स्टूडेंट्स को बुला लिया गया, उनसे पूछा गया कि बताओ आपको क्या क्या दिक्कतें हैं, इंप्रूवमेंट के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपनी कोचिंग की बात करते हैं, चलो आप ये मान लो कॉन्फ्रेंस के अंदर ही बैठे हुए, एलएसए से संबंधित हो सबके सब, ठीक है। एक ऐसा इंप्रूवमेंट या एक ऐसी एडवाइस दो जो आपको लगती है कि यहां पर होनी चाहिए। क्या? फैकल्टी प्रैक्टिकल रूम। प्रैक्टिकल में क्या करोगे? हाँ, लैब टाइप का कुछ सेटअप होना चाहिए, जैसे एनाटॉमी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है उनके लिए। हाँ, ये मान सकते हैं। उसके अलावा और अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है एक लाइब्रेरी टाइप का सेटअप भी होना चाहिए अपने यहाँ पे, है ना, लेकिन जगह नहीं है अपने पास। चलो, ये सारे के सारे किसके अंदर लिखे अपन ने? किसके अंदर लिखा? समूह संपर्क विधियों के अंदर, ठीक है। अगर मास कॉन्टेक्ट मेथड्स की अगर बात करते हैं तो प्रिंट मीडिया, अखबार वगैरह सब जानते हो। सोशल मीडिया आप मेरे से ज्यादा जानते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर टीवी और रेडियो भी आप जानते ही जानते हो, ठीक है। उसके अंदर एक नाम और ऐड करो, सर्कुलर। पलट इसको। पशु मेले और प्रतियोगिता लिखी ना लास्ट के अंदर, इसके नीचे लिखो एक मास कांटेक्ट मेथड की अगर बात करते हैं, मास कांटेक्ट मेथड के अंदर लास्ट के अंदर लिखा था अपन ने पशु प्रतियोगिता और पशु मेले, ठीक है। इसी के अंदर एक लिखोगे परिचालित पत्र, सर्कुलर, है ना। पूछा गया है कि परिचालित पत्र या सर्कुलर कौन से मीडिया के अंतर्गत आता है, कौन से कॉन्टेक्ट मेथड के अंदर आते हैं? मास कॉन्टेक्ट मेथड के अंदर। सर वर्कशॉप के बारे में दोबारा बोलना। वर्कशॉप के अंदर लिखा था एक दिन से लेकर कई दिनों तक चलने वाली बैठक होती है, जिसमें समस्या के समाधान के लिए क्या करते हैं, है ना, प्रतिभागियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। जिसमें समस्या के समाधान के लिए प्रतिभागियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, ठीक है। सर्कुलर की अगर बात करते हैं तो सर्कुलर लेटर होता है जो डिपार्टमेंट ऑफिशियली निकालता है, और निकालता है लोगों के लिए। किसके लिए? लोगों के लिए। एक जनरल
डिपार्टमेंट से संबंधित जो सबसे अच्छा काम होता है वो पशु मेलों के अंदर, मान लो पुष्कर पशु मेला अपना सबसे बड़ा है ना, लोगों को हम जानकारी देना चाहते हैं कि भाई पुष्कर पशु मेला भरेगा, ठीक है। आपको क्या लगता है कि ऐसे है कि जोन डायरेक्टर गया वहां पर पुष्कर के अंदर मेला भराया और फ्री हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। हर एक साल जहां जहां पर पशु मेले लगते हैं उनकी एक डेट डिसाइड की जाती है। आपको पता है पशु मेलों के अंदर तिथि चलती है, डेट नहीं चलती। तो साल के शुरुआत के अंदर उन तिथियों को जो डेट आ रही होती है उनके लिए एक डायरेक्टरेट से एक लेटर निकलता है और वो संबंधित जो संयुक्त निदेशक कार्यालय होते हैं जिस भी जिले के, वहां पर उनको भेज दिया जाता है, भाई इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आपके यहाँ पे मेला भरेगा, तो मेले की तैयारियों के लिए जो कुछ भी करना है वो आप करना शुरू करो, ठीक है। मेला जब भी शुरू होता है उससे 2 महीने पहले वहां पर संयुक्त निदेशक महोदय एक फाइल चलाते हैं, क्योंकि मेले के लिए पैसा भी तो चाहिए और पैसे के लिए आपको गवर्नमेंट के पास में परमिशन लेनी पड़ेगी। तो पहले संयुक्त निदेशक वहां से एक फाइल चलाएगा कि इस डेट से लेकर इस डेट तक मेला भरना प्रस्तावित है और उस मेले के लिए हमारे को ये सामग्री की आवश्यकता है, ये स्टाफ लगाना चाहते हैं, क्योंकि पहले से सारी फाइलें बनी हुई उनके पास में, क्योंकि हर साल मेला आयोजन हो रहा है। तो वही फाइलों के अंदर कॉपी पेस्ट करके डेट को चेंज करके डायरेक्टरेट के अंदर भेजा जाता है। डायरेक्टरेट वाले उसको अप्रूव करने के लिए भेज देते हैं सेक्रेटरेट के अंदर। कहां पर? सेक्रेटरेट, सचिवालय के अंदर भेज देते हैं। सचिवालय के अंदर जो हमारे विभाग का सेक्रेटरी होगा उस फाइल को अप्रूव करेगा, अप्रूव करने के बाद में वो फाइल आएगी डायरेक्टरेट के अंदर और डायरेक्टरेट वाले उस फाइल को वापस से भेज देंगे संबंधित संयुक्त निदेशक महोदय को। अब संयुक्त निदेशक महोदय को परमिशन मिल गई है कि मेले का आयोजन किया जाना, ठीक है। अब संयुक्त निदेशक महोदय लोगों को भी तो बताना पड़ेगा ना अपने को, मेला खुद के लिए थोड़ी भरवा रहे हैं हम, किसके लिए भरवा रहे हैं? लोगों के लिए, ताकि लोग अपने पशुओं को ज्यादा से ज्यादा वहां पर लेकर आए। उस केस के अंदर लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त निदेशक जो फाइल भेजी है ना, जिसके अंदर पूरा का पूरा प्रोग्राम है कि पहले दिन ये होगा, दूसरे दिन ये होगा, तीसरे दिन ये सारा जो सब कुछ होने वाला है विद टाइम के साथ में, एक शॉर्ट रूप के अंदर एक लेटर निकालेगा और उस लेटर को छपवाएगा वो वहां पर अखबार के अंदर। किसके अंदर? अखबार के अंदर। जो वो शॉर्ट लेटर जिसके बारे में मेले की संपूर्ण जानकारी संक्षिप्त रूप में है और वो जानकारी लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है कि किसकी ड्यूटी लगेगी किसकी ड्यूटी नहीं लगेगी, वो अलग चीजें, वो तो ऑफिशियल काम है। लेकिन वो लेटर जो हमने लोगों के लिए निकाला है, लोगों को जानकारी देने के लिए कि मेले के अंदर क्या क्या तो इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, कब से शुरू होगा, कब प्रतियोगिताएं होंगी, उनकी टाइमिंग क्या रहेगी, इवन बाद के अंदर प्रचार प्रसार के लिए ये भी चीजें कि कौन कौन आ रहा है मेले के अंदर, ये भी इसके अंदर डाली जाएगी। तो अखबार के अंदर निकाल रहे हैं परिचालित पत्र को, तो इसका मतलब है कि वो पूरी की पूरी जनसंख्या के लिए है, किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के लिए नहीं है। इसे ही अपन क्या बोलेंगे? परिचालित पत्र या सर्कुलर। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि सर्कुलर कौन सा कॉन्टेक्ट मेथड है? मास कॉन्टेक्ट मेथड, इतना याद रखोगे बस। क्लियर? ठीक है। बाकी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे के सारे आप जानते हो, इसलिए उसके अंदर वापस से कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। याद रखने वाली कॉन्टेक्ट मेथड्स के अंदर आपको ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड और उनकी डिफाइन याद रखनी है। डिफाइन आपको क्वेश्चन के अंदर दी जाएगी और ऑप्शन के अंदर जितने भी नाम अपन ने लिखे हैं 10 नाम, वो सारे के सारे आपसे पूछे जाएंगे, याद होनी चाहिए कल की डेट के अंदर। क्लियर है? ठीक है। नया टॉपिक है, हेडिंग डालोगे ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो को शुद्ध हिंदी के अंदर बोलते हैं श्रव्य, दूसरे को बोलते हैं दृश्य, और एड्स का मतलब होता है यंत्र। श्रव्य, दृश्य, यंत्र। क्या? एग्जीबिशन प्रदर्शनी। एग्जीबिशन प्रदर्शनी के अंदर लोगों को नई टेक्नोलॉजी को दिखाने के लिए लाया जाता है। जैसे लास्ट टाइम गहलोत सरकार जब करने जा रही थी, जेएसीसी के अंदर एग्जीबिशन लिखी थी वहां पर, जिसके अंदर किसान सम्मेलन रखा गया था, बेसिकली नाम था उसका किसान सम्मेलन के नाम से। तो जहां पर किसान और पशुपालन दोनों को के अंदर जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है वहां पर लोगों को दिखाने के लिए लाया जाता था। तो मास लेवल पे चलेगा वो बड़ा काम, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेशन छोटे रूप में कि कम लेवल पे, लोगों की संख्या हमारे पास में 20, 25, 30 है ना, लेकिन अगर ज्यादा लोगों को करवाना चाह रहे हो तो उस केस के अंदर हमारे को क्या रखनी पड़ेगी? एग्जीबिशन रखनी पड़ेगी, प्रदर्शनी रखनी पड़ेगी। हेडिंग डालोगे ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स। आप नहीं भी बताते तो भी जा सकते थे। अच्छा, मैंने कहा ना क्लास से जाने के लिए, आने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है आपको, चल दिया करो तुम तो। कोई बात नहीं, तो जाने तुम तो क्या हो गया? तेरा मन हो रहा है क्या? तेरा मन है क्या? नहीं मन हो तो पूछना ही मत, तो चल जाना। हाँ चलो सुनो, हमने कॉन्टेक्ट मेथड्स पढ़े हैं, है ना। इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड पढ़े हैं, मास कॉन्टेक्ट मेथड पढ़े हैं और ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड्स पढ़े हैं।
अब इन सब के अंदर हमारे को लोगों से संपर्क तो करना है, लेकिन संपर्क के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे अपन ने लिखा कि पर्सनल लेटर, लेटर के अंदर आपको कागज चाहिए। हमने कहा पर्सनल कॉल, कॉल करने के लिए आपके पास में मोबाइल होना चाहिए। हमने कहा ऑफिस कॉल, ऑफिस के अंदर आपके पास में टेलीफोन होना चाहिए। ठीक है। ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड्स की अगर बात करते हैं तो 40 लोगों के सामने खड़े होकर बोलोगे, कब तक बोलोगे? जैसे मैं यहाँ पर ग्रुप कॉन्टेक्ट ही कर रहा हूँ आपके साथ में, ठीक है, खड़े होकर बोलना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं ज्यादा नहीं बोल सकता तो मेरे पास में फिर वो स्पीकर रखा हुआ, वहां पर माइक वाला सिस्टम है, मैं लगाऊंगा ईयरफोन यहाँ पर, माइक से आपको आवाज ज्यादा तेज सुनाई दे जाएगी अगर क्लास बड़ी होगी तो। ठीक है। लेकिन अगर यही चीज आपको मास कॉन्टेक्ट मेथड के अंदर करनी है, अगर आपको, आपके सामने हजारों लोग खड़े हुए हैं, मोदी जी की रैली हो रही है साहब, मोदी जी की रैली हो रही है, मोदी जी खड़े होकर कितने जोर जोर से बोल लेंगे मित्रों, कितना बोल लेंगे, है ना? तो मोदी जी का गला दर्द ना हो उसके लिए पहले से लाउड स्पीकर की व्यवस्था की जाएगी, स्क्रीन वगैरह भी लगाई जाएगी। तो ये जो यंत्र हैं जिनका उपयोग हम संपर्क के लिए करते हैं, उन्हीं यंत्रों को अपन क्या बोलते हैं? श्रव्य दृश्य यंत्र या ऑडियो विजुअल एड्स। अभी तक जितना पढ़ा है, एक्सटेंशन का पहला क्वेश्चन आएगा आपका जिसके अंदर शुरुआत के अंदर एक्सटेंशन लिखी है 1873 से लेकर वहां तक जहां पर हमने डिफाइन लिखी थी, पिताजी लिखे थे, वहां तक। दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा शिक्षा के अंदर से कि कौन से प्रकार की शिक्षा होती है। तीसरे क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा इसके अंदर से, ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर से। चौथा क्वेश्चन आपके संपर्क की विधियों के अंदर से। हर एक टॉपिक के फिक्स क्वेश्चन है, इधर उधर भी नहीं होगा। टॉपिक फिक्स है, क्वेश्चन भी फिक्स है, बशर्ते आपको याद होनी चाहिए। याद होंगे तो कर देंगे, नहीं तो कुछ ही नहीं है बस, है ना? मैथ्स तो है नहीं। 120 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर के अंदर, आधा घंटा करने के अंदर, आधा घंटा वो मार के गोले काले करने के लिए 1 घंटा बैठ के तो टाइम पास ही करते हो, है ना? फिर 1 घंटे बैठे रहे तो माइंड एक्स्ट्रा काम करता है, फिर तुक्के मारने की कोशिश करते हो कि चलो बैठे बैठे कुछ तो कर ही लेते हैं, वही वाला। इनको बोलते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। किसी भी प्रसार कार्यकर्ता प्रसार कार्यक्रम के अंदर उस कार्यक्रम की सफलता को करने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स की आवश्यकता पड़ती है इनको, इसलिए इनको प्रसार कार्यकर्ता का प्रसार यंत्र, प्रसार कार्यकर्ता का प्रसार यंत्र यानी कि एक्सटेंशन टूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन टूल भी कहते हैं इसको। ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार में। सबसे पहले आते हैं ऑडियो एड्स, दूसरे नंबर पे आते हैं विजुअल एड्स, और तीसरे नंबर पे आते हैं ऑडियो और विजुअल एड्स। नाम से पता लग रहा है आपको, ऑडियो एड्स का मतलब होगा श्रव्य यंत्र, और श्रव्य यंत्र का मतलब सिर्फ आपको सुनाई देंगे। विजुअल एड्स का मतलब होगा दृश्य यंत्र, जो सिर्फ आपको दिखाई देंगे। और ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब है आपको श्रव्य और दृश्य, मतलब सुनाई भी देंगे और दिखाई भी देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें रेडियो की, अगर बात करते हैं तो रेडियो के अंदर से आवाज सिर्फ आपको सुनाई देती है। लता मंगेशकर गा रही है, लता मंगेशकर दिखाई दे रही है क्या? नहीं। इसलिए रेडियो कौन सी कैटेगरी में आएगा? ऑडियो एड्स के अंदर आएगा। सही है कि नहीं है? सही है ना? यहां पर एक कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है, आवाज सुनी कभी इसके अंदर से? नहीं सुनी। हम देख ही सकते हैं इसको, प्रोजेक्टर लगा रहता है किसी चीज को बड़ा करके दिखाने के लिए, आवाज आती है उसमें से? नहीं, वो सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है। कौन सी कैटेगरी में आएगा? विजुअल एड। इसी कंप्यूटर के अंदर अगर आप स्पीकर को ऐड कर दो, स्पीकर ऐड करना पड़ेगा आपको, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें लैपटॉप की, लैपटॉप के अंदर आपको दिखाई भी दे रहा है, साथ ही साथ स्पीकर लगे होने के कारण सुनाई भी दे रहा है। मूवी देखने जाते हो, मूवी दिखाई भी दे रही है और सुनाई भी दे रही है। ये सारे कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ऑडियो विजुअल एड्स। डिटेल्स हमारे से पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा और सीधा सा क्वेश्चन आएगा, या तो एक ऑडियो विजुअल एड्स का नाम दिया जाएगा, रेडियो निम्न में से कौन सी कैटेगरी में आता है, या फिर 4 ऑडियो विजुअल एड्स के नाम आपको दिए जाएंगे और पूछा जाएगा विजुअल कैटेगरी के अंदर निम्न में से कौन सा आता है। क्लियर है? लिखो थोड़ी थोड़ी बातें लिखो। किसी कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने के लिए, 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 किसी कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का योगदान महत्वपूर्ण होता है। किसी कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने के लिए ऑडियो विजुअल
एड्स, आप शॉर्ट के अंदर भी लिख सकते हो एवी एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स का योगदान महत्वपूर्ण होता है। ऑडियो विजुअल एड्स का योगदान महत्वपूर्ण होता है। किसी कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का योगदान महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इन्हें प्रसार कार्यकर्ता का प्रसार यंत्र, इसलिए इन्हें प्रसार कार्यकर्ता का प्रसार यंत्र, इसलिए इन्हें प्रसार कार्यकर्ता का प्रसार यंत्र भी कहते हैं। ब्रैकेट के अंदर एक्सटेंशन टूल भी लिखोगे। इसलिए इन्हें प्रसार कार्यकर्ता का प्रसार यंत्र भी कहते हैं। इसलिए इन्हें प्रसार कार्यकर्ता का प्रसार यंत्र भी कहते हैं, एक्सटेंशन टूल भी कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? लिखो 3 प्रकार के। लिखो 3 प्रकार के। 3 प्रकार के नाम लिखो तीनों के। ऑडियो एड्स सिर्फ सुनाई देते हैं, विजुअल एड्स सिर्फ दिखाई देते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स सुनाई प्लस दिखाई दोनों देते हैं। तीनों नाम लिखोगे, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो एड्स के आगे लिखोगे सिर्फ सुनाई देते हैं, विजुअल एड्स के आगे लिखोगे सिर्फ दिखाई देते हैं, और ऑडियो विजुअल के आगे लिखोगे दिखाई प्लस सुनाई दोनों देते हैं। ऑडियो एड्स सिर्फ सुनाई देते हैं, विजुअल एड्स सिर्फ दिखाई देते हैं, और ऑडियो विजुअल एड्स दिखाई और सुनाई दोनों देते हैं। ठीक है, दिक्कत यहां तक? कोई नहीं पूछेगा, जो पूछेगा वो सुनो, बाद में लिखोगे। अब ऑडियो विजुअल एड्स की अगर बात करते हैं तो ऑडियो विजुअल एड्स को हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। कितने कैटेगरी के अंदर? 3 कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं ऑडियो एड्स, दूसरे नंबर पे विजुअल एड्स, तीसरे नंबर पे ऑडियो विजुअल एड्स। ये 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया अपन ने। ऑडियो एड्स के लिए कहा हमने कि सिर्फ सुनाई देते हैं, विजुअल एड्स के लिए कहा हमने सिर्फ दिखाई देते हैं, और ऑडियो विजुअल के लिए सुनाई प्लस दिखाई दोनों देते हैं। क्लियर? ठीक है। विजुअल एड्स की अगर बात करते हैं तो विजुअल एड्स 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहले नंबर पे आते हैं प्रोजेक्टेड, और दूसरे नंबर पे आते हैं नॉन प्रोजेक्टेड। इसको बोलते हैं प्रक्षेपित, इसको बोलते हैं अप्रक्षेपित। ऑडियो विजुअल एड्स भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्रोजेक्टेड और एक होते हैं नॉन प्रोजेक्टेड। इसको वही प्रक्षेपित और इसको बोलेंगे अप्रक्षेपित। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो हमारे पास में 5 कैटेगरी हो गई है ऑडियो एड्स के। एक प्रोजेक्टेड विजुअल, एक नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल, एक प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल और एक नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल। ठीक है,
प्रोजेक्टेड एड्स वो होंगे जहां पर लाइट सोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, प्रकाश का इस्तेमाल किया जाएगा, बिजली का इस्तेमाल करेंगे, लाइट का इस्तेमाल करेंगे, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? प्रोजेक्टेड के अंदर। ठीक है, और जहां पर बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा उनको कहेंगे नॉन प्रोजेक्टेड। क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, आप टीवी देखते हो, है ना, टीवी के अंदर लाइट सोर्स है, तभी वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? प्रोजेक्टेड के अंदर। प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल, क्यों? क्योंकि आपको टीवी दिखाई भी दे रहा है और आपको सुनाई भी दे रहा है। लेकिन यही अगर किसी डायरेक्ट, जैसे रविंद्र मंच है जयपुर के अंदर, वहां पर नाटक होते रहते हैं, गली के अंदर नाटक चलते रहते हैं, रामलीला होती है अपने, वहां पर किसी लाइट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं क्या? वो नहीं, वहां पर खुद आदमी एक्टिंग कर रहा होता है, डायलॉग दे रहा होता है, और वो आप अपनी आंखों से देखते हो और कानों से सुनते भी हो, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? नॉन प्रोजेक्टेड के अंदर। चूंकि दिखाई भी दे रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं, तो ऑडियो विजुअल वाली कैटेगरी के अंदर। क्लियर है? ठीक है। आपका जो लेवल है, उस लेवल के अंतर्गत आपको सिर्फ इनके एग्जाम्पल से याद रखना है ना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, रेडियो निम्न में से कौन सी कैटेगरी में आता है, टेलीफोन निम्न में से कौन सी कैटेगरी में आता है, नुक्कड़ नाटक कौन सी कैटेगरी में आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन में यहां पर लिख रहा हूं, डिटेल्स इनकी बात में करेंगे अपन, सुनते जाओ। सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो एड्स की। ऑडियो एड्स की अगर बात करते हैं तो ऑडियो एड्स के अंदर आता है हमारे पास में नारे, गाने, भाषण। तीन नाम तो ये है। सबसे पहले कौन सा है? गाने और भाषण। चौथे नंबर पे है हमारे पास में रेडियो, फिर है ट्रांजिस्टर, फिर है ग्रामोफोन, और फिर है टेप रिकॉर्डर, और उसके बाद में है लाउड स्पीकर। इन सबको आप देख सकते हो, लेकिन इनके अंदर से जो आवाज आती है, वो उस आवाज को सिर्फ आप सुन सकते हो, लेकिन देख नहीं सकते। इसीलिए कौन सी कैटेगरी में रखा है? ऑडियो विजुअल एड्स। क्लियर है? भाषण वाली जो लिखा है हमने, उस भाषण को हम ऑडियो विजुअल के अंदर भी मान सकते हैं, है ना। कैसे? जैसे मान लो पड़ोस के अंदर कोई सभा चल रही है, मोदी जी की सभा चल रही है, आपको पता है कि लाउड स्पीकर लगा रखे हैं बहुत, और आप क्लास के अंदर बैठ के सुन रहे हो इस चीज को, तो ये कौन से कैटेगरी में आएंगे? ऑडियो एड्स के अंदर। किसके अंदर? ऑडियो एड्स के अंदर। और अगर उसी सभा के अंदर वहां पर जाकर बैठे हो और मोदी जी सामने दिखाई दे रहे हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? ऑडियो विजुअल के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है? इसलिए दोनों कैटेगरी के अंदर माना है। अब ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन वो देते ही नहीं आपसे। आपको इनमें से याद रखने हैं लास्ट वाले नाम। आपको ट्रांजिस्टर नाम याद रखना है, आपको ग्रामोफोन याद रखना है, आपको टेप रिकॉर्डर याद रखना है, और आपको लाउड स्पीकर याद रखना है। ट्रांजिस्टर की अगर बात करते हैं तो पुराने टाइम पे वो एंटीना वाले रेडियो आते थे, जिसके अंदर नीचे की तरफ एक डोरी के ऊपर वो सुई और घूमती रहती थी इधर उधर अलग अलग चैनल पकड़ने के लिए, वो होते थे ट्रांजिस्टर। क्या होते थे? ट्रांजिस्टर। उसके बाद में है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन के अंदर एक इस तरह का चौकार डिब्बा रखा था, और फिर इसके ऊपर एक बड़ा सा स्पीकर इस प्रकार का भोंपू लगा रहता था। एक काले कलर की बड़ी सी कैसेट यहाँ पर लगाई जाती थी, और इसके ऊपर एक पिन लगा देते थे जिससे ये घूमता रहता था, पीछे एक हैंडल लगा रहता था पुराने टाइम के ऊपर, है ना। इसको क्या बोलते हैं? ग्रामोफोन। ग्रामोफोन के बाद में टाइम आया टेप रिकॉर्डर का। टेप रिकॉर्डर आपने देखा हो तो टेप रिकॉर्डर के अंदर छोटी वाली कैसेटें देखी हैं जिनके अंदर रील होती थी ब्लैक कलर वाली, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? टेप रिकॉर्डर। और उसके बाद में है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर वो है जो मोदी जी इस्तेमाल करते हैं, या फिर यहाँ पर क्लास के अंदर हम भी इस्तेमाल कर लेते हैं अगर हमारी आवाज कम आ रही है तो। ठीक है, चूंकि क्लास छोटी है और आप बच्चे बहुत अच्छे हो, चूंकि क्लास छोटी है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे बहुत अच्छे हो, तो आप शांति से बैठते हो और मेरी बात को ध्यान लगा के सुनते हो, इसलिए मेरे को लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं पड़ती, वरना तो फिर मैं भी लगा लेता वो तो। ये लाउड स्पीकर की कैटेगरी में नहीं आता, ध्यान रखना। ये तो माइक्रोफोन है लाइव वालों के लिए, वो सुन रहे हैं इसकी वजह से, बाकी आप तो सीधे सीधे सुन रहे हो। तो ये सारे के सारे कौन से कैटेगरी में आएंगे? ऑडियो एड्स। तो ऑडियो एड्स की अगर बात करते हैं तो सिर्फ सुनाई देते हैं, और एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल, फिर 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 जिनकी आवश्यकता होगी डिटेल में पढ़ने की, उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। क्लियर है? अब आते हैं विजुअल एड्स, और विजुअल एड्स के अंदर पहले नंबर पे आते हैं प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड के अंदर पहला नाम आता है फिल्म स्लाइड। क्या नाम आती है? दूसरे नंबर पे आती है फिल्म स्ट्रिप। क्या आती है? फिल्म स्ट्रिप।
तीसरे नंबर पे आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्या आता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। चौथे नंबर पे आता है एपिडियोस्कोप। क्या आता है? एपिडियोस्कोप। और पांचवें नंबर पे आता है कंप्यूटर। क्या आता है? कंप्यूटर। फिल्म स्लाइड क्या होती है, फिल्म स्ट्रिप क्या होती है, एपिडियोस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर और कंप्यूटर। इनके अंदर से कंप्यूटर तो जानते हो आप सब, ये रखा हुआ अपने पास में। ठीक है, इसकी बात नहीं करेंगे, बाकी सबकी बात अपन अलग से कर लेंगे कि फिल्म स्ट्रिप क्या है, स्लाइड क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है और एपिडियोस्कोप क्या है। क्लियर है? अगर बात करते हैं नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स की, यहां पर नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में सबसे पहला नाम आता है लीफलेट। क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है फोल्डर। क्या आता है? तीसरे नंबर पे आता है बुलेटिन। क्या आता है? फिर पंपलेट। चौथे नंबर पे आता है बुलेटिन। पांचवें नंबर पे आती है बुकलेट। छठे नंबर पे आती है बुक। सातवें नंबर पे है ब्रोशर। आठवें नंबर पे है पोस्टर। नौवें नंबर पे है चार्ट। 10वें नंबर पे है हमारे पास में बोर्ड। क्या है? बोर्ड। 11वें नंबर पे है फ्लैश कार्ड। क्या है? फ्लैश कार्ड। 12वें नंबर पे है माइम। 13वें नंबर पे है फोल्डर। लिख दिया क्या? लिख दिया। चलो ठीक है, इतने बहुत है। इसके अलावा स्पेसिमेन हो सकता है, ऑब्जेक्ट या सैंपल हो सकता है, इसके अलावा मिनिएचर हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं इसकी बात अपन आगे कर लेंगे। अभी सिर्फ नाम नाम याद रखने हैं। सबसे पहले क्या है? लीफ लेट। क्या नाम है? दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, छठे पे, फिर 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 स्पेसिमेन। क्या है? फिर या फिर सैंपल और फिर और भी कोई आएंगे, आगे देख लेंगे अपन। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं हमारे पास में प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स। कौन सा आते हैं? प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल। प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल के अंदर पहला नाम आता है टीवी। क्या आता है? टीवी। दूसरे नंबर पे आती है एलसीडी। तीसरे नंबर पे आती है एलईडी। चौथे नंबर पे अगर बात करते हैं तो फीचर फिल्म। फीचर फिल्म मूवीज आती है ना। पांचवें नंबर पे बात करें तो मोबाइल। छठे नंबर पे बात करें तो लैपटॉप। ये सारी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल। सबके अंदर लाइट सोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। मोबाइल के अंदर आपकी स्क्रीन पे और स्पीकर लगा हुआ, उसके अंदर कोई भी वीडियो चला के आप देख लो आराम से, क्या दिक्कत है। सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में आएंगे? लो सर, टैबलेट भी लो। और बोलो सर। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास में नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स। नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर पहले नंबर पे आती है कठपुतली। दूसरे नंबर पे आते हैं नुक्कड़ नाटक। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास में लोकगीत। चौथे नंबर पे आते हैं लोक नृत्य। पांचवें नंबर पे स्वांग। छठे नंबर पे रैली। और कोई नाम याद आ रहा है क्या? भाषण वहां पे लिख दिया अपन, यहां पे लिख नहीं रहे, चलो फालतू कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। उसके अलावा बहुत है क्या? आ गए ना ये स्पेसिमेन के अंदर, इनके अंदर मिनिएचर बहुत इतने। ठीक है चलो,
क्वेश्चन सिंपल सा तरीका, 5 ऑप्शन में दे रखे हैं आपको, ऑडियो है, प्रोजेक्टेड विजुअल है, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल है, प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल है और नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल है। ठीक है, ऑडियो विजुअल के अंदर प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड मैंने इसलिए कहा है क्योंकि बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं इस वजह से, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड पूछा ही नहीं जाएगा। वहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन तो यहां से कोई सा उठा के दे दिया भाई, बुलेटिन कौन से प्रकार का साधन है? विजुअल, विजुअल में भी कौन सा? नॉन प्रोजेक्टेड के अंदर। ठीक है, बुक कौन से प्रकार की है? नॉन प्रोजेक्टेड। एपिडियोस्कोप प्रोजेक्टेड, कौन सा? प्रोजेक्टेड विजुअल। रेडियो कौन से प्रकार का है? ऑडियो विजुअल। कठपुतली नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड हमारे को पता होनी चाहिए। अभी तक नहीं पूछा गया इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। अगले का मूड खराब हो, मान लो पेपर बनाते टाइम पे दे देगा फिर वो प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड, फिर हमारे को दिक्कत होगी, फिर आप खट से बोल दोगे फोन करके कि सर आपने पढ़ाया नहीं था हमारे को, है ना। इसलिए हम पहले ही लिख देते हैं आपके लिए कि भाई हाँ देख लेना तुम्हारे हिसाब से। तो याद तो आप प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड के आधार पर ही करोगे, ठीक है ना भाई। ये तो पता ही है ना कि प्रोजेक्टेड कौन सा है, नॉन प्रोजेक्टेड कौन सा है, तो फिर अपने को ये तो याद रखने में क्या दिक्कत आ रही है भाई, विजुअल कौन सा है, याद रहेगा। दिक्कत यहां तक किसी को? ऐसे कैसे उतारोगे लाइन टू लाइन, और उसके बाद में डिटेल्स की बात करते हैं। अच्छा, किस में आना चाहिए तेरे हिसाब से? लो भाई टेलीफोन। ड्रामा या अभिनय? एक्टिंग करना। नाम सही से लिखना भाई, इधर उधर करने की कोशिश मत करना। लिख लिया सबने? आराम से लिखो, आराम से।
पीछे वाले बातें नहीं करेंगे भाई। माइंड, MIND, माइंड। आज कौन सा दिन है? वेरी गुड। आज वर्ल्ड रेबीज डे है। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? अरे विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? आज 28 सितंबर। ऊपर ऊपर जहाँ पर जगह खाली बची है ना वहां पे लिखो विश्व रेबीज दिवस। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर। सर एग्जाम के अंदर विश्व रेबीज दिवस पूछा जाएगा, भगत सिंह जयंती नहीं पूछी जाएगी, इसलिए हमने विश्व रेबीज दिवस ही लिखवाया है ना, पशुओं से संबंधित है ना, इसलिए याद रखो। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे 25 नवंबर, 26 नवंबर। एक बोल रहे कोई तो 2 दिन थोड़ी बनाएंगे। 26 नवंबर। और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। वर्ल्ड वेटनरी डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड वेटनरी डे। पीछे वाले सर आ जाएंगे, आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ। पता है तेरे को कौन आएगा आज से, आ जा। मैंने तो कुछ कहा ही मत कर, काफी बोल रहा हूँ, ये थोड़ी कर रहा हूँ कि तेरे बात करी कि नहीं करी। तुम सजा क्यों मानते हो इस चीज को आगे आने में? पता नहीं है ना? और क्या, हम तुमको कितना आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। दीवार तोड़ के ज्यादा आगे मत कर लेना, उत्कर्ष आ जाएगी फिर उधर। बैठे यहाँ पे, यहाँ से दिखेगा नहीं, रहने से वहीं पे बैठ जा, बराबर मिल जाएगा। पीछे वाले मिला, पीछे वाले में। और ये तरीका आज आ गया, दोबारा बताना। बच्चे बैठते हैं टेबल के ऊपर, तो शूज लेके चढ़ रहा है, हैं? ऐसा ऐसा बातें नहीं, लिखने पे ध्यान दो। वर्ल्ड एफएमडी डे कब मनाया जाता है? पता है किसी को? वर्ल्ड एफएमडी डे नहीं मनाया जाता। क्यों नहीं मनाते? क्योंकि एफएमडी इंसानों के अंदर होती नहीं है। दिन वही मनाए जाते हैं जहाँ पर इंसानों को मतलब होता है। अब रेबीज से इंसान मर रहे थे, इसलिए जागरूकता प्रदान करने के लिए हमने दिन मनवा दिए। बाकी तो वर्ल्ड वेटनरी डे की तो डेट भी डिसाइड नहीं करी, हर दिन बदलती रहती है, हर साल।
अप्रैल के अंतिम शनिवार को वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया जाता है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस। अप्रैल के अंतिम शनिवार को। लाइव वाले कह रहे हैं 13 नंबर पे क्या है? 13 नंबर पे स्पेसिमेन है, 14 नंबर पे ऑब्जेक्ट और सैंपल है, 15 पे मिनिएचर, 16 पे न्यूज़पेपर, 17 पे फ्लिप चार्ट। लिख लिया सबने? अरे इतना तो लिखवाया नहीं जितना तुम लिख रहे हो।
ऑडियो विजुअल एड के नॉन प्रोजेक्टेड के 5 नंबर में क्या लिखा है? स्वांग। लिख लिया सबने? ठीक है। अब बार बार तो ये लिखवाने की आवश्यकता तो है नहीं कि भाई ये ऑडियो में है कि विजुअल में है या ऑडियो विजुअल में है। अपने को यहां से सीख ही लेना अपने को। ठीक है। अगर बात करते हैं नारे गाने भाषण रेडियो ट्रांजिस्टर ग्रामोफोन टेप रिकॉर्डर लाउड स्पीकर वगैरह ये सारे के सारे, इनके अंदर से हमारे को पढ़ना है सिर्फ लाउड स्पीकर के बारे में। किसके बारे में? हेडिंग डालोगे लाउड स्पीकर। हेडिंग डालोगे लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या काम आता है? आवाज को लाउड करने के लिए। लिख लिया? अरे पीछे वालों लिख लिया क्या तुमने? अब सुनते जाओ, इधर बाद में लिखोगे। लाउड स्पीकर की अगर बात करते हैं तो विशाल जनसभा को संबोधित करने के काम आता है। किसके काम आता है? विशाल जनसभा को संबोधित करने के काम आता है। के काम आता है। इसलिए इसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम PAS क्या बोलोगे? पब्लिक एड्रेस सिस्टम। पब्लिक का मतलब जनता हो गई, एड्रेस का मतलब संबोधित करना, और सिस्टम मतलब तंत्र हो गया। ठीक है। लाउड स्पीकर की ही अगर बात करते हैं तो इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भागों के अंदर सबसे पहला भाग आता है माइक। क्या आता है? माइक। दूसरे नंबर पे आता है एम्पलीफायर, और तीसरे नंबर पे आते हैं स्पीकर। क्या आते हैं? स्पीकर। नॉर्मली अगर बात करें अपन तो एम्पलीफायर नाम सुना होगा आपने, डीजे से रिलेटेड। ठीक है ना? आपके मोबाइल के अंदर कम आवाज आती है गाने की, आप चाहते हो कि वही गाना मैं पूरी दुनिया को सुनाऊं, तो आप डीजे वाले से बोलते हो कि भैया इसकी लीड इस मोबाइल में लगा दे और आपके डीजे से कनेक्ट कर दो। डीजे के अंदर बड़े बड़े स्पीकर रखे हुए हैं, लेकिन साथ के अंदर बहुत सारी मशीनें भी रखी हुई हैं, और वो मशीनें क्या है? एम्पलीफायर। क्या है? एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर बेसिकली आवाज को एम्पलीफाई या बढ़ाने का काम करेगा, और उस आवाज को सुनाने की कौन? स्पीकर। और बोलना किस में पड़ेगा? माइक के अंदर। क्लियर है? आपको पता है कि ऑडियो एड्स की श्रेणी में आता है। लिखो इसके अंदर लाउड स्पीकर विशाल जनसभा को संबोधित करने के काम आता है। विशाल जनसभा को संबोधित करने के काम आता है। विशाल जनसभा को संबोधित करने के काम आता है। विशाल जनसभा को संबोधित करने के काम आता है। इसलिए इसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी कहते हैं। विशाल जनसभा को संबोधित करने के काम आता है, इसलिए इसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इसलिए इसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी कहते हैं। विशाल जनसभा को संबोधित करने के काम आता है, इसलिए इसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो 3 भाग। 3 भाग नाम लिखो, माइक, एम्पलीफायर और स्पीकर। माइक, एम्पलीफायर और स्पीकर। कितने भाग हैं? 3। सबसे पहले, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा लाउड स्पीकर के कितने भाग होते हैं? माइक, एम्पलीफायर, स्पीकर और उपरोक्त सभी। क्या आंसर दोगे? ठीक है। बाकी रेडियो, ट्रांजिस्टर, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, इनके बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? प्रोजेक्टेड विजुअल के अंदर पहला नाम लिखा है फिल्म स्लाइड। देखो
प्रोजेक्टेड विजुअल के अंदर पहला नाम लिखा है फिल्म स्लाइड। हेडिंग डालो फिल्म स्लाइड। हेडिंग डालोगे फिल्म स्लाइड। फिल्म स्लाइड। पुराने टाइम के कैमरे देखे तो रील वाले कैमरे होते थे? नहीं, वो रील लगा करती थी, उसके अंदर रोल होता था गोल, ठीक है ना? उन कैमरों जैसी रील होती है और उनके अंदर चित्र होते हैं। इन्हें मुख्य कार्यक्रम के पहले या बीच में प्रदर्शित किया जाता है। तो छोटे छोटे चित्र होते हैं जिन्हें मुख्य कार्यक्रम के पहले या बीच में प्रदर्शित किया जाता है, और चित्रों का आपस में कोई भी संबंध नहीं होता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं हमारे को। जैसे मूवी देखने गए हो, मूवी देखने के लिए डायरेक्ट ऐसे थोड़ी कि वहां पर बैठे रहो, उन्होंने मूवी चला दी। पहले कुछ चित्र दिखाते हैं, निर्देश लिखे रहते हैं कि हॉल के अंदर क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। उसके बाद में वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे आपको मूवी का, ये सर्टिफिकेट है। फिर बीच में इंटरवल होगा, उस टाइम पे वो डायग्राम चित्र दिखा सकते हैं, ऐड दिखा सकते हैं। तो छोटे छोटे चित्र होंगे जिन्हें मुख्य कार्यक्रम के पहले अथवा बीच में प्रदर्शित किया जाएगा। क्या कहलाएंगे? फिल्म स्लाइड। लिखो इसके अंदर फिल्म स्लाइड। छोटे छोटे चित्र होते हैं जिन्हें मुख्य कार्यक्रम के पहले, मुख्य कार्यक्रम के पहले अथवा बीच में प्रदर्शित किया जाता है। छोटे छोटे चित्र होते हैं जिन्हें मुख्य कार्यक्रम के पहले या बीच में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट लिखो फिल्म स्ट्रिप। अच्छा, सेल्फ सर्विस है क्या? धन्यवाद। है, चलो सुनो। बचपन के अंदर वो बुक्स देखी है आपने? वो कहानी सुनी होगी आपने, वंश दरवाजे कागला सिटिंग ऑन है डागला। सुनी आपने? एक प्यासा कौवा था, फिर वो प्यास लगी उसको, फिर जंगल के अंदर गया, फिर उसको मटका दिखा। मटका दिखने के बाद के अंदर क्या हो गया था? अरे रुक जाओ रे यार। चलो सुनो। पुराने टाइम की कहानी चलती थी तो बुक्स जो आती थी ना, उन बुक्स के अंदर पहले चित्र बना रहता था और उसके नीचे उनका शाब्दिक वर्णन लिखा रहता था, है ना? कि कौवे को उड़ते हुए दिखाए तो नीचे लिख दिया वंश देयर वाज ए क्रो,
है ना, उड़ रहा था, फिर बाद में उसको प्यास लगने जगह चित्र बना दिया, फिर उसको मटका दिखाया, मटके के अंदर पानी का लेवल कम रखा, फिर एक और चित्र बनाया जिसके अंदर कौवा उसके अंदर कंकर डाल रहा था, फिर पानी का लेवल ऊपर आया, फिर उसके बाद में कौवे ने पानी पिया और उड़ गया, है ना। आजकल के कौवे समझदार हैं, वो स्ट्रो लेके चलते हैं अपने साथ में। फालतू ये नाटकबाजी नहीं चाहिए अपने को, क्या पता कंकर मिले कि नहीं मिले। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने लिखा है फिल्म स्लाइड के बाद में फिल्म स्ट्रिप। अब सुनो, जो लिख रहा हूं वो सुनो। किसी विषय पर कई चित्रों के द्वारा बनाई गई कहानियां होती है। कहानियां होती है जिनमें चित्रों के नीचे उनका शाब्दिक वर्णन लिखा होता है। एक कोई कहानी टाइप की दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको, जिसके अंदर डायग्राम बने हुए हैं, डायग्राम के नीचे उसका शाब्दिक वर्णन लिखा हुआ है। आप देख रहे हो डायग्राम, शाब्दिक वर्णन पढ़ रहे हो। जहां पर समझ में नहीं आया, आपने मेरे को कहा कि सर यहाँ पे चित्र भी समझ में नहीं आया, शाब्दिक वर्णन भी समझ में नहीं आया, वहां पर मैंने उसको रोका, और रोकने के बाद में आपको मैंने समझाया उस चित्र के बारे में, और फिर वापस से वही स्लाइड्स दिखाने लग गया। ऐसा हो सकता है क्या कि मैं कौवे के अंदर पहले कंकर डालता हुआ दिखाऊं और बाद में प्यास लगाऊं? नहीं, यानी कि कहानी के रूप में है तो चित्र लाइन टू लाइन ही चलेंगे। पिछले वाली फिल्म स्लाइड के अंदर चित्र आपस में संबंधित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, उल्टा सुल्टा भी दिखा लो, कोई फर्क नहीं है हमारे को। लेकिन यहां पर सारे के सारे चित्र होंगे वो लाइन से ही चलेंगे, सीरियल से ही। क्यों? क्योंकि अगर लाइन आपने तोड़ी तो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी फिर। ठीक है ना, लिखो इसको। लिख लिया? पहले नंबर पे फिल्म स्लाइड। छोटे छोटे चित्र होते हैं जिन्हें मुख्य कार्यक्रम के पहले या बीच में प्रदर्शित किया जाता है। और अगर बात करते हैं फिल्म स्लाइड की, तो बहुत सारे चित्र होंगे जिनके नीचे उनका शाब्दिक वर्णन लिखा होगा और कहानियों के रूप में ये चलेंगे। ठीक है, पहले नंबर पे फिल्म स्लाइड, दूसरे पे फिल्म स्ट्रिप, तीसरे पे लिखा ओवरहेड प्रोजेक्टर। लिखो तीसरे नंबर पे ओवर हेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। लिख लिया? ठीक है, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज को बड़ा करके दिखाने के लिए। मान लो मेरे पास में एक नोट्स लिखा हुआ है, उस नोट्स को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर खड़े होके। अगर एक पेज के ऊपर मैंने लिख रखा है तो आपको पता ही कितने छोटे छोटे होंगे। आप यहाँ पर सामने बैठे हो, इसको आप देख भी नहीं सकते। मैंने एक प्रोजेक्टर के ऊपर इस चित्र को लगा दिया है और प्रोजेक्टर बड़े रूप पर्दे के अंदर आपको इसको दिखा रहा है, तो आपको आसानी से दिख जाएगा। नॉर्मली जैसे बोर्ड की बात करें तो बोर्ड के ऊपर भी एक जैसे प्रोजेक्टर ही काम कर रहा है, आपको बड़े रूप के अंदर दिखा रहा है। आज के टाइम पर अगर मैं पेंसिल से लिखता है यहाँ पर तो आपको दिखाई नहीं देता,
लेकिन मार्कर है, कलर वलर सारा सब कुछ चेंज हो जाता है, तो ये एज ए प्रोजेक्टर ही काम कर रहा है। तो किसी चीज को बड़ा करके दिखाने के लिए हमारे को किसकी आवश्यकता थी? प्रोजेक्टर की। ओवरहेड प्रोजेक्टर उस जमाने का बना हुआ है जब प्रोजेक्टर होते ही नहीं थे, यानी शुरुआती जो जनरेशन थी ना प्रोजेक्टर की, उसका बना हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। रात को जैसे कई बार ऐसा होता है ना, अंधेरा हो जाता है, लाइट चली जाती है, फिर मोबाइल की टॉर्च जला लेते हैं। उस टॉर्च को नीचे रख के और ऊपर हाथ रखोगे तो उसकी छाया बनती है ऊपर की तरफ, है ना? उंगलियां इतनी सी हैं और छाया इतनी बड़ी बनती है। लाइट सोर्स से हाथ को जितना ज्यादा दूर लेते जाओगे वैसे आपकी छाया की मोटाई घटती जाएगी, और जितना पास लाते जाओगे उतना आपकी छाया की मोटाई बढ़ती जाएगी। यही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। और इसी सिद्धांत के ऊपर काम कौन करता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर करता है। क्लियर है? ठीक है। संरचना की अगर बात करते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर की, तो नीचे की तरफ से एक बॉक्स लगा रहता है, ऊपर की तरफ हेड लगा रहता है इसका। तो नाम ओवरहेड इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी संरचना ही ऐसी है। ऐसा लगता है कि मेन प्रोजेक्टर तो नीचे है और हेड कहां पर लगा रखा है? ऊपर। यहां पर एक प्लेटफॉर्म लगा रहता है और इस प्लेटफॉर्म के नीचे लगी रहती है लाइट। क्या लगी रहती है? लाइट। इसको बोलते हैं लाइट सोर्स। क्या बोलते हैं? लाइट सोर्स। यहां पर लगे रहते हैं मिरर। क्या लगे रहते हैं? मिरर। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टिंग मिरर। प्रोजेक्टिंग मिरर। और यहां पर लगे रहते हैं इसके लेंस। इसको बोलते हैं लेंस असेंबली। होगा क्या वो सुनो। ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम किसी चीज को दिखाना चाह रहे हैं। मान लो कोई कागज का पेज ही हो गया। कागज के पेज को मैंने यहां पे रखा, रखने के बाद में लाइट सोर्स को चालू किया। लाइट इस कागज के पेज के अंदर से होकर और इन लेंस असेंबली के अंदर से होकर प्रोजेक्टिंग मिरर तक पहुंचेगी, और प्रोजेक्टिंग मिरर यहां से निकलने वाली लाइट रेज को इधर सामने की तरफ, यहां से रोशनी जाएगी तो इससे टकराएगी, टकराने के बाद में इधर की तरफ जाकर बड़े पर्दे के ऊपर दिखा देगी। ऐसा पॉसिबल है? है क्या? है क्या? नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि कागज को अगर आप रख दोगे तो कागज के अंदर से रोशनी आर पार तो जाएगी ही नहीं। करके देख लेना आज भी ऐसे कुछ लगे तुम्हारे को। ठीक है ना? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर के साथ में दिक्कत यह है कि ओरिजिनल चीज को नहीं दिखा सकते थे, तो फिर किसको दिखाते थे? मान लो मेरे को कोई सी भी चीज दिखानी है, तो उस केस के अंदर मैं एक पारदर्शी फिल्म का उपयोग करता था। किसकी? पारदर्शी फिल्म। एक्सरे फिल्म देखिए, ब्लैक कलर वाली, एक्सरे करवाए हो तो एक्सरे फिल्म जैसी मान लो, लेकिन उस एक्सरे फिल्म को ये मान के चलो कि वो पारदर्शी है, काली ना होकर बिल्कुल व्हाइट है, हर बार दिखने वाली है, और आपको जो कुछ भी दिखाना है उस पारदर्शी फिल्म के ऊपर काले अक्षरों के अंदर लिखना पड़ेगा आपको। अब एक पारदर्शी फिल्म जिसके ऊपर काले अक्षरों के अंदर लिखा हुआ है, उसको आप यहाँ पे रखो, यहाँ पर लाइट सोर्स को चालू करोगे तो जो काले अक्षरों के अंदर लिखा हुआ है वो तो प्रकाश को रोकेगा, बाकी प्रकाश को आर पार जाने देगा। मोबाइल के ऊपर उंगलियां रखते हैं तो यही तो होता है कि लाइट सोर्स आती है, उंगलियों के बीच में जहां से जगह होती है वहां से तो लाइट चली जाती है, लेकिन बीच में जहां पर उंगलियां होती है वहां पर वो लाइट को रोक देता है। और रोकने के कारण सीधा सीधा नहीं रोकता, वो लाइट को थोड़ा सा परावर्तित करके रोकता है, इसलिए उंगलियों की छाया हमारे को बड़ी नजर आती है। तो हर बार आपको कुछ भी दिखाना होगा तो यहाँ पर पतली पारदर्शी फिल्म को लगाना पड़ेगा और उसके ऊपर हाथों से कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? इसलिए इसका उपयोग हम ज्यादातर कर नहीं पाए, क्योंकि हर बार ये हेक्टिक हो गया हमारे लिए कि हर बार कुछ भी दिखाना है, मान लो मैं हर बार पहले पेन से लिख के लाऊंगा और फिर उसके बाद के अंदर उसके ऊपर रखूंगा, फिर आपको एक एक दिखाऊंगा। ज्यादा बेटर क्या होता है कि जो मैं चीज दिखाना चाहता हूं वो चीज मैं डायरेक्ट रख देता और वही दिख जाती तो कितना अच्छा होता। होता ना? इस कमी को दूर किया फिर एपिडियोस्कोप ने। किसने किया? एपिडियोस्कोप ने। एपिडियोस्कोप प्रतिबिंब के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? प्रतिबिंब के सिद्धांत पर। इसके जस्ट बाद में अपन एपिडियोस्कोप लिखेंगे। एपिडियोस्कोप को डायरेक्ट प्रोजेक्टर, डायरेक्ट प्रोजेक्टर या ओपेक प्रोजेक्टर भी कहते हैं। होता क्या है इसके अंदर? ऐसा ही डब्बे वाला सिस्टम है, नीचे एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, एक छोटा सा लाइट सोर्स यहां पर लगा हुआ है,
और ऊपर की तरफ लगा हुआ है यहाँ पर मिरर। क्या लगा हुआ है? मिरर। मिरर का मतलब कांच जिसके अंदर आप शक्ल देखते हो अपनी, है ना, सुबह सुबह। तो मिरर के अंदर आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, दिखाई देता है, ठीक है। यहां पर कोई भी चीज अगर आपने रख दी, कोई भी चीज, मान लो किसी किताब का पेज हो गया है, कोई नक्शा हो गया है, कोई फोटोग्राफ हो गया, कुछ भी अगर आपने रख दिया, तो वो इसके ऊपर उसका क्या बनाएगा? प्रतिबिंब बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब को कुछ लेंसेज के द्वारा आगे लगाकर इसको आगे की तरफ भेज दिया जाएगा और इसी को ये बड़े पर्दे के ऊपर दिखा देगा, ठीक है। ये दोनों ही जो प्रोजेक्टर हैं वो पुराने जमाने के हैं, जब हमारे पास में आज के टाइम के डिजिटल प्रोजेक्टर नहीं हुआ करते थे। ये शुरुआत वाली बात है। कैसे काम करते हैं इससे हमारे को कोई भी मतलब नहीं है। हमारे को सिर्फ इतना याद रखना है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर। और कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहले नंबर पे लाइट सोर्स, दूसरे नंबर पे लेंस असेंबली और तीसरे नंबर पे प्रोजेक्टिंग मिरर। ओवरहेड शब्द इसके डिजाइन के कारण दिया गया है, जबकि बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो बताने वाला होता था श्रोता, उसके सिर के ऊपर चित्र बनता था, इसलिए इसको ओवरहेड प्रोजेक्टर बोलते हैं। नहीं, इसकी खुद की डिजाइन ऐसी है कि ये हेड सिर जैसा लगता है, इसलिए इसलिए इसको नाम दिया गया ओवरहेड प्रोजेक्टर। एपीडियोस्कोप की अगर बात करते हैं तो एपीडियोस्कोप को डायरेक्ट प्रोजेक्टर या ओपेक प्रोजेक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज आप डायरेक्ट ही रखकर बड़े पर्दे के ऊपर दिखा सकते हो, इसलिए। और ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रतिबिंब के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। वहां पर ओवरहेड प्रोजेक्टर के अंदर आपको हर बार पारदर्शी प्लास्टिक शीट का उपयोग करना पड़ेगा और उसके ऊपर काले अक्षरों से कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। काले से ही क्यों लिखना है? क्योंकि काला ही है वो सबसे ज्यादा प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक है। इसलिए छाया अच्छी बनेगी, छाया अच्छी बनेगी तो प्रकाश का परावर्तन भी अच्छे से होगा, ठीक है। अगर अदर कलर का यूज करते हो आप तो प्रकाश का परावर्तन ढंग से होगा नहीं, तो हमारे को चित्र ढंग से दिखेगा ही नहीं। एपीडियोस्कोप ने उस कमी को दूर किया कि जहां पर आप किसी भी चीज को डायरेक्ट ही इसके ऊपर रखो और वो डायरेक्ट ही आपको बड़े पर्दे के ऊपर दिखाई दे जाए, इसीलिए इसको डायरेक्ट प्रोजेक्टर या ओपेक प्रोजेक्टर भी कहते हैं। डायरेक्ट प्रोजेक्टर तो इसलिए कहा क्योंकि डायरेक्ट किसी चीज को रखा है। ओपेक इसलिए कहा क्योंकि हमने किसी ट्रांसपेरेंट शीट का उपयोग यहां पर नहीं किया। तो अपारदर्शी जो होता है ना, अपारदर्शी, उसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं? ओपेक, ठीक है ना। इसीलिए इसको डायरेक्ट प्रोजेक्टर या ओपेक प्रोजेक्टर कहते हैं। क्लियर है? लिखना शुरू करो। हेडिंग डालिए ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर लिखो इसके अंदर। यह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट लिखो, इसके 3 भाग होते हैं। इनके 3 भाग होते हैं। 3 भाग। नाम लिखो सबसे पहले लाइट सोर्स, याद से लिख लो। 3 भाग। पहले नंबर पे है लाइट सोर्स, जहां से लाइट निकलेगी। दूसरे नंबर पे आती है लेंस असेंबली, जहां पर लेंस रखे होंगे। और तीसरे नंबर पे आएंगे प्रोजेक्टिंग मिरर, जो आने वाली लाइट को दूसरी तरफ मोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है। प्रोजेक्टिंग मिरर, ये तीनों नाम कोई नहीं पूछेगा आपसे, शिवालय के पेपर के अंदर आएगा तो उपरोक्त सभी आंसर कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, इसमें पतली पारदर्शी प्लास्टिक शीट का उपयोग किया जाता है। इसमें पतली पारदर्शी प्लास्टिक शीट का उपयोग किया जाता है। इसमें पतली पारदर्शी प्लास्टिक शीट, इसमें पतली पारदर्शी प्लास्टिक शीट
इसमें पतली पारदर्शी प्लास्टिक शीट का उपयोग किया जाता है। पतली पारदर्शी प्लास्टिक शीट का उपयोग किया जाता है जिस पर जिस पर जिस पर काले रंग से लिखा होता है। जिस पर काले रंग से लिखा होता है। जिस पर काले रंग से लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। शब्द ओवरहेड। शब्द ओवरहेड, ये वाला शब्द ओवरहेड इसकी डिजाइन के कारण दिया गया है। शब्द ओवरहेड इसकी डिजाइन के कारण दिया गया है। शब्द ओवरहेड इसकी डिजाइन के कारण दिया गया है। शब्द ओवरहेड इसकी डिजाइन के कारण दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट कौन सा है? एपिडियोस्कोप। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रतिबिंब के सिद्धांत पर। लिखो एपिडियोस्कोप। 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 एपिडियोस्कोप लिखो। यह प्रतिबिंब के सिद्धांत पर कार्य करता है। 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 इसे डायरेक्ट प्रोजेक्टर या ओपेक प्रोजेक्टर भी कहते हैं। इसे डायरेक्ट प्रोजेक्टर या ओपेक प्रोजेक्टर। इसे डायरेक्ट प्रोजेक्टर या ओपेक प्रोजेक्टर भी कहते हैं। डायरेक्ट प्रोजेक्टर या ओपेक प्रोजेक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा क्योंकि इसके द्वारा क्योंकि इसके द्वारा क्योंकि इसके द्वारा चित्र नक्शे मैप, अखबार की कटिंग, चित्र नक्शे अखबार की कटिंग, क्योंकि इसके द्वारा चित्र नक्शे अखबार की कटिंग, पुस्तक के पेज इत्यादि बड़े पर्दे पर दिखाए जा सकते हैं। इत्यादि बड़े पर्दे पर दिखाए जा सकते हैं। बड़े पर्दे पर दिखाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। इसमें पारदर्शी प्लास्टिक शीट का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें पारदर्शी प्लास्टिक शीट का उपयोग नहीं करते हैं। पारदर्शी प्लास्टिक शीट का उपयोग किसके अंदर किया जाता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर के अंदर। और किसी चीज को डायरेक्ट ही किसके द्वारा दिखाया जा सकता है? एपिडियोस्कोप के द्वारा। इसमें पारदर्शी प्लास्टिक शीट का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स के अंदर सबसे पहले लिखा था अपन ने फिल्म स्लाइड, दूसरे नंबर पे फिल्म स्ट्रिप, तीसरे नंबर पे ओवरहेड प्रोजेक्टर और चौथे पे एपिडियोस्कोप और पांचवे पे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में तो जानते हो आप सब, है ना? तो यहां पर हमारे प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स होते हैं खत्म। नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स की बात करेंगे कल। ऑडियो विजुअल एड्स के नाम कल की डेट के अंदर आप सबको याद होने
वेरी गुड।